हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आप सबको खबर मिल ही गई होगी कि बीपीएससी ने ऑफिशियली जो TR3 है उसके लिए फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया है। से कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब से कब फॉर्म भरा जाएगा और कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो ये वैकेंसी 1 to 12 के लिए है। प्राइमरी के लिए भी है, TGT के लिए भी है और PGT के लिए भी है। रजिस्ट्रेशन आपको 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा जो कि 23 फरवरी तक चलेगा। और जो 23 के बाद 25 तक जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको लेट फ़ी भरना पड़ेगा, ठीक है, तब आप कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भी आपको 10 से 25 तक किया जाएगा, इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा ऐसा लिखा गया है। तो आप सभी समय से अपने फॉर्म को फिलअप कर लें। अब हम डिटेल क्या इसके बारे में है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये फॉर्म जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से और अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से निकाला गया है। दोनों में ही 1 से 12 तक वैकेंसी होगी, हर एक क्लास की होगी। अब सबसे पहले सवाल ये है कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, किसी प्रकार के भी अपियरिंग स्टूडेंट को इसमें फॉर्म फिलअप करने की अनुमति नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। और जैसे कि एस्टेट वालों का फॉर्म फिलअप करवा लिया गया है लेकिन अभी उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो जिनके भी एस्टेट नहीं है या सीटेड का रिजल्ट नहीं है, इनका कहना है कि जब लास्ट डेट है 25 फरवरी, उस समय तक आपके पास अगर रिजल्ट आपका आ जाता है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो सीटेड वालों का तो रिजल्ट आ जाना चाहिए उस समय तक, जिनके भी सीटेड हैं और अभी वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट तो आ जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो एस्टेट वाले हैं उनको थोड़ी सी चिंता हो रही होगी, बिकॉज कि सामने वैकेंसी होती है तो सभी चाहते हैं कि मैं इसमें अपीयर हो पाऊँ। तो देखिए आयोग आगे क्या फ़ैसला लेता है। अभी तो यही है कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात है कि ये सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि कितनी कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो देखिए, हर 1 to 5 में भी आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे अगर आप भर रहे हो तो। 6 to 8 में अलग से, मतलब 6 to 8 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ 3 अलग गिने जाएंगे और 9th 10th के अलग 3 गिने जाएंगे और 11th 12th के अलग, मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। तो अभी जो 1 to 5 के लिए केवल एलिजिबल हैं वो लोग, या किसी भी क्लास के लिए हैं, तो उनका कितना अटैम्प्ट हुआ है और उनकी तैयारी कितनी है। आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है और आपको लग रहा है कि हाँ आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, तो आप बेशक इस फॉर्म को फिलअप करिए। अगर आपने 2 बार दे दिया है एग्ज़ाम अभी, तो फिर सोच समझ के इस एग्ज़ाम को कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर दोगे तभी काउंट हो जाएगा। आप फॉर्म भरिए, तैयारी करिए अपनी, और तैयारी एकदम अच्छे से करिए, ठीक है, और एग्ज़ाम दीजिए। 1 to 5 में अब क्या है, तो 1 to 5 के लिए आपको सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, DLED होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 होना चाहिए। 6 to 8 के लिए आपको सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। जिनके पास भी यही है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 9th 10th और 11th 12th का आपको सबको पता है कि 9th 10th में एस्टेट पेपर 1 चाहिए, बट 9th 10th में ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं आपको 11th 12th के लिए PG मास्टर होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए और एस्टेट पेपर 2nd होना चाहिए। तो इस प्रकार आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। 11th 12th में जिनका इकोनॉमिक्स है उनका अगर अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इकोनॉमिक्स में अगर आपका इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मतलब मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसी में भी और नहीं है या है, और आपके पास BEd है और एस्टेट पेपर 2nd है, आप किसी भी राज्य से हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह हर एक पोस्ट वाइज है। मैं यहाँ बहुत डिटेल में आपको ये 1 by 1 नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइम आपका भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ों को मैं बता रही हूँ। और जहाँ भी आपको दिक्कत लगता है फॉर्म फिलअप करने में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और आप वहाँ क्वेश्चन पूछ पाएंगे। आगे मैं बता देती हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम ही रहेगा जो कि TR1 और TR2 में रहा है।
तो यहाँ प्राइमरी के लिए वहीं आपको 30 नंबर का भाषा का होगा और 120 नंबर का आपको सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन में आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से क्वेश्चन होगा। इसमें कहा जाता है कि SCERT और NCERT को बेस मानकर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। 6 to 8 में क्या होगा कि 6 to 8 में 30 मार्क्स का आपका भाषा हो जाएगा। ठीक है। और 40 मार्क्स का आपको जो होगा वो सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें कि आपको मैथ्स, गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल पूछा जाएगा। इसमें आपको सिविक्स नहीं पूछा जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो 40 नंबर का पार्ट होगा। जो 80 नंबर का पार्ट्स होगा ना, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट कोई भी चूज करना होगा। सामाजिक विज्ञान की मैं बात करती हूँ। उसमें आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको सिविक्स से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। आपको ज्योग्राफी से भी रहेगा, हिस्ट्री से भी रहेगा और आपको ये इकोनॉमिक्स से भी रहेगा। तो उसमें 2 पार्ट आपको चुनना होगा। ठीक है, जिसमें कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंपलसरी होता है। दोनों में से एक कोई आपको चुनना होगा और एक आप या तो आप ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों चुनिए या फिर उनमें से एक कंपल्सन है आपको रखना और एक कोई आप इकोनॉमिक्स या सिविक्स में से चुन सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप उसी बेसिस पे तैयारी कीजिएगा। ठीक है, सब नहीं पढ़ना है। इसमें नीचे दिया भी गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी भी एक को चुन सकते हैं। ठीक है। यदि सेक्शन फर्स्ट में भूगोल चुनते हैं तो सेक्शन सेकंड में वो इतिहास नहीं चुन सकते हैं। वो या तो अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र को चुनेंगे। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें भी लिखा हुआ है कि SCERT या NCERT से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब 9th 10th का देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है 6 to 8 के जैसे। यहाँ भी 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 नंबर आपको भाषा से पूछा जाएगा। 30 नंबर में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों या फिर जो लोग उर्दू बांग्ला चुनते हैं उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। 40 नंबर का जो है आपको ये क्वेश्चन आएगा सामान्य अध्ययन से, जिसमें सेम ही है जो मैंने ऊपर बताया कि गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाग 3rd में यहाँ भी आपको जो 9th 10th में है सामाजिक विज्ञान में वही होगा कि आपको या तो मतलब फर्स्ट में या तो भूगोल या इतिहास रखना होगा सेक्शन फर्स्ट में, और सेक्शन सेकंड में जो है आपको सिविक्स या इकोनॉमिक्स में से कुछ चूज करना होगा। इसमें भी सेम ही है। ठीक है, मैं इसको इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ। यहाँ भी सेम ही लिखा है कि सेक्शन फर्स्ट में अगर आप हिस्ट्री चुन लेते हैं तो सेकंड में आप को 3 ऑप्शन मिलेगा, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई भी एक चुनेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट में ज्योग्राफी चुनते हैं तो फिर सेकंड में आप अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र ही चुनेंगे। वो पहले ही बता दिया गया था क्योंकि Tier 2 में जो है उससे समस्या हो रही थी। अब आते हैं आपको 11 12 के लिए। 11 12 में भी सेम ही है। 30 नंबर के आपके भाषा के क्वेश्चन होंगे। 40 नंबर को आप सामान्य अध्ययन का एक पत्र होगा, जिसमें से कि आपको क्या पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा 5-6 नंबर का, सामान्य जागरूकता पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पेपर थर्ड में जो भी आपका सब्जेक्ट है, ओनली 1 सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। मैं अपने एग्जाम्पल बताऊँ, मेरा इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के, जिसका लेवल अच्छा होगा। आपको प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं Tier 2 में सिलेक्टेड हूँ एज ए इकोनॉमिक्स PGT, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 12 बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको नेट ले लो, मैंने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है इसलिए मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा, बट आप अच्छे से उसको ध्यान में रखिएगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा ना 30 में, उसको क्वालिफाई करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है नीचे में। सभी क्वेश्चन जो है MCQ होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये अभी भी अच्छी बात है। यहाँ लिखा गया है कि नीचे की कितने कम से कम आपको नंबर लाने हैं ताकि आप
पास हो पाओ। ठीक है, तो ये तो सामान्य वर्ग के लिए 40% लिखा है, लेकिन 40% पे आप क्वालिफाई नहीं करने जा रहे हो, क्योंकि आप सबको पता है कि कंपटीशन का लेवल कितना हाई है। ठीक है, तो ये बस यहाँ दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आप 40% पे, आप 60% से ऊपर लेकर चलो कि आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें आप लोग को फॉर्म भरने समय दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले तो जो भी पीडीएफ प्रमाण पत्र आप लोग डालेंगे उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। दूसरा, यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर आप लोग BSEB यूनिक आईडी नंबर डालेंगे एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उसको डालेंगे। दूसरा है कि ऑनलाइन आवेदन करने में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर डालेंगे और निर्गत तिथि अंकित करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने उपरांत ही भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में ओवर एज होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी और भुगतान राशि जो है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे कि आपका एज जो है वो ओवर एज ना हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरा कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन या कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। मतलब आप लोग को कोई कह दे कि हाँ इसका हार्ड कॉपी भेजना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आयोग आपसे नहीं मांग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसकी जांच मतलब बाद में होगी। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये है पॉइंट है कि आप जो फॉर्म भरते हैं ना उसको पूरे आराम से समझ कर भरिए। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं, नोट में करके दिया गया है, तो फॉर्म भर देते हैं, पेमेंट आप कर देते हैं, कोई गलती हो जाती है ना तो एडिट करने का कोई सुविधा नहीं है। आपको फिर से फॉर्म कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप फॉर्म तो दोबारा भर पाएंगे लेकिन पेमेंट फिर से करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ना सोच समझ के आप लोग फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, फॉर्म जाकर आपको सामने फिलअप करवाना है, क्योंकि वेबकैम से आपका फ़ोटो लिया जाएगा। तो कोई अगर कह देता है कि घर बैठे भी हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा। आप अच्छे से इत्मीनान से वहाँ जाइए, अपना फॉर्म भरवाइए। ठीक है, बाकी आपके पास जो भी प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे कि अगर आप जिस जाति से आते हो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS से भर रहे हो तो EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको आवास का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और बाकी सारे जैसे कि आप DLED हो तो DLED का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर हर एक क्लास का आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हो। अगर नहीं है तो आप मार्कशीट भी कर सकते हो, लेकिन उस समय जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे उस समय तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता है तो शायद प्रोविजनल भी चल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। थोड़ा बहुत गलती जो है अगर फॉर्म भरने में हो भी जाता है या फॉर्म भरने में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एकदम ध्यान से पढ़कर पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इसको सेंड कर दी हूँ, या जहाँ से भी आपको मिल रहा है उसको पढ़िए, समझिए एक बार दो बार, फिर जाइए फॉर्म फिलअप करिए। मेन अभी टाइम है आपके पास, बहुत कम समय बच गया है। ठीक है, एग्ज़ाम का भी डेट आ चुका है, तो
बढ़िया से अपना पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से, और बार बार स्विच मत कीजिए, ठीक है, कि आज इस चैनल से पढ़ लिया, आज उस बुक से पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। एकदम बढ़िया से जो भी रिसोर्स है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मन को शांत रखिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आगे मैं भी इकोनॉमिक्स के लिए कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी सीरीज, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।